दोस्तों स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज का जो क्वेश्चन है वो है LLB थर्ड ईयर, सेम है हमारा फिफ्थ, एक्ट है हमारा BNSS CRPC। अगर हमारा BNSS लिखा आएगा तो कोड हमारा 5006 आएगा। अगर CRPC कहीं लिखा होगा तो 5000 हमारा 2 आएगा। ये 506 भी हो सकता है, ये 502 भी हो सकता है। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, 12 नंबर का। अब आप कहोगे कि सर आपने वीडियो तो अभी तक, ये वीडियो नंबर आपकी 10 है लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे हो, तो उसमें क्या क्या है बता देता हूं। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 9 और 10 कराया था, ठीक है। उसी से संबंधित ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 11 अभी मैंने उसे छोड़ दिया है। उसके बाद उन क्वेश्चनों को एक साथ कराऊंगा, ठीक है। वो दोनों आपस में संबंध रखते हैं तो आपका रिदम अच्छा बना रहेगा, ठीक है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर अब 12 देखोगे, ये एक जैसे ही हैं, तो आपका रिदम बना रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 11 घेरूंगा, तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो आपका रिदम अच्छा बन जाएगा। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन उन्हीं बच्चों की समझ में आएगा जिन्होंने अब से पहले वीडियो नंबर 9, वीडियो नंबर 10 को देखा होगा। उसका जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार था, जमानत, और दूसरा था ए जमानतीय अपराधों में जमानत। एक तो जमानत साधारण अपराध होते हैं तो जमानत मिली जाती है, एक होते हैं गंभीर प्रकृति के अपराध, अजमानती अपराधों में भी जमानत मिल जाती है, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है इन दोनों से ही संबंधित है। क्वेश्चन वीडियो में चलने से पहले एक बात है, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं और बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने व्हाट्सएप पे रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से एक ग्रुप चैनल बनाया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को फॉलो कर लेना। उससे क्या होगा, लॉ से रिलेटेड आपके नोटिफिकेशन, अपडेट और न्यूज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप लॉ के किसी सेमेस्टर से, किसी स्कूल से संबंधित हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लॉ के स्टूडेंट होने चाहिए, वो आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण चीजें वहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। प्रश्न है हमारा, किन परिस्थितियों में जमानत रद्द की जा सकती है? उत्तर उदाहरण सहित दीजिए। अब तक हमने देखा था गंभीर प्रकृति के अपराध नहीं है, जमानत मिल जा रही है। गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, जमानत मिल जा रही है कुछ शर्तों के होते हुए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जमानत दी गई है लेकिन उस जमानत को रद्द कर दिया कुछ समय के बाद। क्या है, रद्द कर दिया कि जिस व्यक्ति को हमने जमानत दी थी, जो बाहर घूम रहा था, उसे अब जेल में लाकर डाल दो, ठीक है। उसकी जमानत को रद्द कर दिया है। क्यों क्यों रद्द किया है उसको अब पढ़ेंगे। यही क्वेश्चन है और यही उसका आंसर है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(2) के अनुसार, देखो, जब हमारा पुराना एक्ट है दंड प्रक्रिया संहिता CRPC, उसकी धारा जो है 439 है। लेकिन जो हमारा अब न्यू एक्ट आया है उसके अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार, जिसे हम BNSS भी बोलते हैं, उसकी धारा 483, क्या है, 483। और दंड प्रक्रिया संहिता में क्या है, 439, ठीक है। CRPC 439 के स्थान पर क्या है,
483, इस चीज को याद कर लेना। अब चलते हैं। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अध्याय के अधीन जमानत पर छोड़ा जा चुका है, मतलब हाई कोर्ट या सेशन न्यायालय ऐसे व्यक्ति को जिसे पहले ही जमानत पर छोड़ा जा चुका है, वो जमानत पर बाहर है, गिरफ्तार करने का निर्देश कर सकता है, निर्देश कर सकता है और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था जमानत जमानत जमानत, साधारण मामले में, गंभीर मामले में, लेकिन यहां पे है जिसे जमानत दी है, बाहर घूम रहा है, उसे न्यायालय निर्देश देकर अपने सुपुर्द कर सकता है, उसे जेल भेज सकता है। ठीक है, क्यों? अब उसे पढ़ते हैं। एक इसमें केस है, जैसा कि प्रश्न में बताया है, उदाहरण सहित बताइए। रंजीत सिंह बनाम नंदलाल। जमानत रद्द करने के लिए अभियोजन या तृतीय पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र दायर किया जा सकता है। देखो, या तो अभियोजन द्वारा या तृतीय पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र दायर किया जा सकता है। जमानत उचित कारणों पर रद्द की जा सकती है। अभियोजन मतलब जो न्यायालय में उसे दोषी साबित करने के लिए लगे हुए हैं, ठीक है, उसके द्वारा, या कोई तृतीय पक्ष है, कोई तृतीय पक्ष है। भाई दो पक्ष होते हैं, ए और बी पक्ष। किसी, ये वादी है, ये प्रतिवादी, ये जमानत पर घूम रहा है, ठीक है, लेकिन इस प्रतिवादी ने इससे ना जाकर किसी सी व्यक्ति से जाकर कोई झगड़ा कर लिया और ये जमानत पर था, तो ये तृतीय पक्ष वहां पर जाकर एप्लीकेशन देगा न्यायालय में कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ भी बदतमीजी करी है। ये तीसरा पक्ष कोई साक्ष्य देने वाला हो सकता है, कोई गवाही देने वाला भी हो सकता है, या किसी अन्य प्रकार से इससे शामिल हो सकता है। तो ये पक्ष एप्लीकेशन देगा कि आपने इसे जमानत पे छोड़ा हुआ था, लेकिन इसने हमारे संग बदतमीजी की है। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय तथा सेशन न्यायालय को जमानत रद्द करने की पूर्ण शक्ति है। इन दोनों को ही, उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय को, अगर किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा गया है, उस जमानत को रद्द करने की पूरी शक्ति है। इन न्यायालयों को धारा 439 के अंतर्गत शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय धारा 482 के द्वारा निहित शक्ति के अंतर्गत भी जमानत रद्द कर सकता है। देखो, 439 को मैंने बता दिया है, 439 की जगह क्या है, 483, ठीक है, लेकिन 482 की जगह है 528। इन दोनों ही धाराओं के अंतर्गत उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय किसी भी व्यक्ति की जमानत को रद्द कर सकता है। ठीक है, ये उनको पूरे पूरे अधिकार होते हैं जमानत रद्द करने के, किसको, उच्च न्यायालय को और सेशन न्यायालय को। अब ये देखते हैं कि वो आधार कौन से हैं। ये तो हमने देख लिया कि इनके अधिकार हैं, आधार कौन कौन से हैं, उन आधारों को हम देखते हैं। न्यायालय जमानत निरस्त तब करते हैं तब उन्हें इस बात का समाधान हो जाए कि नंबर 1, अभियुक्त अपेक्षा किए जाने पर विचारण के समय उपस्थित नहीं रह सकेगा। कोई जमानत पर व्यक्ति है, बाहर घूम रहा है, किसी कारण से वादी पक्ष या कोई तृतीय पक्ष यह आकर बताए कि वह व्यक्ति यहां से फरार होने वाला है या आपके कहने के मुताबिक वो हाजिर नहीं होगा, ठीक है, तब उस व्यक्ति की जमानत को रद्द किया जाएगा जांचने के बाद और उसे जेल भेज दिया जाएगा दोबारा से। दूसरा, अभियुक्त उसी प्रकार का अपराध पुनः करता है जिसके लिए उसका विचारण किया जा रहा है। दूसरा, अभियुक्त यानी कि प्रतिवादी, ठीक है, यानी अपराधी,
इसे जमानत मिली और बाहर जाकर इसने उसी प्रकार का अपराध दोबारा कर दिया जिसमें इसे जमानत मिली थी। सपोज करो इसे लूट के लिए जमानत मिली थी, लूट का अपराध करा था और लूट के अपराध में इसे जमानत मिली थी। इसने बाहर जाकर फिर दोबारा से लूट कर दी, ठीक है, तो इसकी जो जमानत है अब रद्द हो जाएगी। ठीक है, आगे तीसरा, यदि अभियुक्त मामले में मौखिक, वास्तविक या दस्तावेज साक्ष्यों को तोड़ता है, साक्ष्यों को अभित्रास, डांटना, डराना या धमकाना करता है, मतलब जैसा कि कोई तीसरा पक्ष, जैसे हमने बताया था तीसरा पक्ष कोई साक्षी हो सकता है, कोई गवाह हो सकता है, कुछ सबूत देने वाले हो सकते हैं, ठीक है, या कुछ सबूतों को तबाह करता है ये बाहर जाके, और इसकी कोई शिकायत लेकर न्यायालय में जाता है तो उसकी जमानत को रद्द किया जाएगा। कि आपको बाहर इसलिए भेजा था कि आप अपना जीवन यापन कर सको, आप अच्छे व्यक्ति बन सको, आपको एक मौका दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपने फिर दोबारा से वही प्रक्रिया स्टार्ट कर दी, दूसरे पक्ष को डरा रहे हो, धमका रहे हो, इसी प्रकार का समाज का माहौल खराब कर रहे हो, आपकी हम जमानत रद्द करते हैं। आगे चौथा पॉइंट है, यदि वह किसी भी प्रकार के अन्वेषण में बाधा डालता है। अन्वेषण का मतलब जब पुलिस अधिकारी या सीबीआई वाले जब जांच करते हैं उसके केस में, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से उस अन्वेषण में बाधा डालने की कोशिश करता है या डालता है, तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। फिफ्थ नंबर, वह फरार हो जाता है या प्रतिभूओं के नियंत्रणों से बाहर चला जाता है, ठीक है, उसको हिदायत दी गई थी कि आप जब तक आप जमानत के आधार पर चल रहे हो, आपके ऊपर केस चल रहा है, आप जमानत पर हो, आप भारत से बाहर नहीं जाओगे, ठीक है, या आप किसी प्रकार का और कृत्य नहीं करोगे, जाओगे तो हमें बता कर जाओगे, तो वो फरार होने की कोशिश करता है, ठीक है, या बाहर चला जाता है, तब ऐसे व्यक्ति की जमानत रद्द कर दी जाएगी। या तो फरार होने की कोशिश करता है या फरार होकर चला गया, तो अब उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी और उसे पकड़ने का प्रयास किया जाएगा और उसे पकड़ा जाएगा। 6 नंबर, वह पुलिस, साक्षियों या अन्य किसी प्रकार का बदला लेना चाहता है, यानी कि वह पुलिस से बदला लेना चाहता है कि आपने मुझे अरेस्ट किया है, या वो साक्षियों को मारने की कोशिश करना चाहता है, या वो वादी जिसने उसके ऊपर केस करा है उसको मारने की कोशिश करता है, मतलब किसी ना किसी प्रकार से वो अपराध करने की पुनः कोशिश करता है, ठीक है। 7 नंबर का पॉइंट, यदि नया साक्ष्य यह संकेत करता है कि वह मृत्यु दंड या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय है। इस पॉइंट को समझते हैं। जब उसके ऊपर केस डाला गया था, क्या है, केस करा था, ठीक है, और उसमें जो अभिकथन किया था, अभिकथन में साधारण भी हो सकता है अपराध या गंभीर भी हो सकता है, लेकिन उसे क्या है, जमानत मिली थी, ठीक है, और न्यायालय ने उसका विचारण जारी रखा था, न्यायालय उसका विचारण कर रहा था, या उसके ऊपर केस चल रहा था, केस में कोई ऐसा सबूत मिले, ऐसा साक्ष्य मिले, या विचारण जो अन्वेषण जो चल रहा था उसके ऊपर, जांच, भाई आपने पढ़ा होगा पहले क्वेश्चनों में, जितने समय के लिए जांच चल रही होती है तो उस समय भी उसे जमानत मिल जाती है। अन्वेषण या जांच में या किसी साक्ष्य या सबूत के द्वारा यह पता चल जाए कि यह व्यक्ति तो बहुत ज्यादा गंभीर अपराधी है, ये मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो उस व्यक्ति की भी जमानत रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। सपोज करो गंभीर प्रकृति का अपराध था, ठीक है, लेकिन उसे किसी आधार पर छोड़ा गया, लेकिन बाद में साक्ष्य और सबूत साबित हुए, पता चला कि ये तो आजीवन कारावास का दोषी है और मृत्युदंड का दोषी है, तो उसे तुरंत उसकी जमानत रद्द करके उसे अरेस्ट किया जाएगा। संक्षेप, जमानत गिरफ्तार व्यक्ति को एक प्रकार की छूट है
जमानत क्या है? एक प्रकार की छूट है। छूट कैसी है कि आप दोबारा से अपने जीवन को चला सकते हो, आपको एक मौका दिया जा रहा है, या जब तक आपके ऊपर कोई दोष साबित नहीं होता है आप अपने जीवन यापन को करो और आप समाज की व्यवस्थाओं को बनाने की कोशिश करो, बिगाड़ने की कोशिश ना करना। एक प्रकार की छूट है। आपको जेल नहीं भेज रहे हैं, हम आपके विश्वास पर, विधि के आधार पर आपको छोड़ रहे हैं कुछ समय के लिए। यदि वह उस छूट का दुरुपयोग करता है तो उसे वापस लिया जा सकता है। और आप विधि का फिर दोबारा से उल्लंघन कर रहे हो, विधि ने आपको छोड़ा है, आपका विश्वास, आपके ऊपर विश्वास बनाया था लेकिन आपने उसे निभाया नहीं, तो उसे दोबारा से रद्द करके जेल भेज दिया जाएगा। चलते हैं आगे। इसमें दूसरा केस है महाराष्ट्र राज्य बनाम आनंद चिंतामन दिधे। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि सामान्यतः जमानत के प्रार्थना पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने वाला आदेश स्पष्ट या विस्तृत होना चाहिए। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने बोला था, उच्चतम न्यायालय ने कहा है, सॉरी, महाराष्ट्र उच्चतम न्यायालय ने नहीं, महाराष्ट्र राज्य बनाम आनंद चिंतामन दीघे के केस में उच्चतम न्यायालय ने बोला था कि जमानत के प्रार्थना पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने वाला आदेश एकदम विस्तृत होना चाहिए, स्पष्ट और विस्तृत होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह चीज आपको समझ में आई होगी। अब से पहले हमने क्वेश्चन 9 और 10 में पढ़ा था साधारण मामलों में जमानत, गंभीर मामलों में जमानत। ठीक है, और अब इसमें पढ़ा है चाहे वो साधारण जमानत हो या गंभीर मामलों में जमानत हो, उसे रद्द क्यों कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे परचेज कर सकता है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।